भागो भागो। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 6 बज रहे हैं और एबीपी न्यूज पहुंच चुका है राजधानी दिल्ली जो हाई अलर्ट है उसी के ग्राउंड जीरो पर। ये ग्राउंड जीरो ठीक वो जगह है जहां मेरे एक तरफ लाल किला है, वो लाल किला जो दिल्ली की पहचान है, वो लाल किला जो देश की शान है, और वहीं मेरे दूसरी तरफ चांदनी चौक का वो इलाका है जो दिल्ली का और देश का सबसे पुराने बाजारों में से एक चहल पहल वाला इलाका है। और इसी जगह पर लाल किले वाली ये सड़क जहां से चंद मीटर के फासले पर वो मेट्रो स्टेशन, लाल किले का मेट्रो स्टेशन जिसके गेट नंबर 1 पर कल देर शाम धमाका होता है, और धमाका ऐसा जो दिल्ली में होता है लेकिन देश को दहलाकर रख देता है। बड़ा धमाका हुआ, गाड़ी में धमाका हुआ। अब इस धमाके को लेकर जांच जारी है कि आखिरकार ये हादसा या फिर ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा। फिलहाल इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। अभी तक जो आंकड़ा हताहतों का है वो 9 पर पहुंच चुका है। जानकारी के मुताबिक 9 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है और साथ ही 20 के आसपास लोग जो घायल हैं, जिनका यहाँ नजदीक में ही एलएनजेपी अस्पताल है, उसी एलएनजेपी अस्पताल में इलाज जारी है। तो देर शाम सोमवार का दिन 6:50 के आसपास का वक्त जब एक i20 कार और i20 कार धीमी गति से इसी सड़क से जब गुजर रही होती है तो आगे मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलते चलते उस i20 कार में होता है धमाका। और धमाके की तीव्रता ऐसी होती है कि न सिर्फ वो एक i20 कार बल्कि आसपास की कई अन्य गाड़ियां भी उस आग की चपेट में आती है और सब कुछ जलकर खाक। सब कुछ चंद सेकंड में हो गया। जो पैदल जो राहगीर वहां से गुजर रहे थे वो भी इस धमाके की चपेट में आए हैं और इसी वजह से मरने वालों का आंकड़ा जो है वो 9 पर पहुंच चुका है। और जो घायल जिनका एलएनजेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है उनमें भी कई की हालत बताई जा रही है, काफी गंभीर बनी हुई है। हमारे साथ एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। कल जैसे ये धमाका हुआ था फौरन एबीपी न्यूज इस बड़ी कवरेज को लेकर आपके सामने था। इस खबर से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल देर शाम जब गृह मंत्री पहुंचे हैं मौके पर तब भी एबीपी न्यूज यहीं पर मौजूद था और हमने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई थी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं यही तस्वीरें एक एक कर आपके सामने हम रखेंगे और साथ ही आपको लेकर चलेंगे ग्राउंड पर मौजूद अपने सहयोगियों के पास। मेरे साथ सुशील पांडे मौजूद हैं। सुशील पांडे का सबसे पहले रुख करते हैं और जरा सुशील से जानते हैं। सुशील, कल देर शाम ये पूरा इलाका दहला था। आज मैं भी जब यहाँ पर स्पॉट पर पहुंच रही थी तो दिल्ली पुलिस की तरफ से मुस्तैदी खासी कर दी गई है। यहाँ पर गाड़ियां जो है वो इस से करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पहले ही रोकी जा रही हैं, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। और वो जो क्राइम सीन है जहां पर वारदात हुई है वहां पर भी कैमरामैन मनोज अधिकारी से कहूंगी कि जरा तस्वीरें दिखा दें। वहां पर भी अब वो सफेद से रंग के पर्दे आप देख रहे हैं लगा दिए गए हैं ताकि कोई अंदर ना देख सके कि क्या हो रहा है। फिलहाल अंदर तफ्तीश हो रही है। एफएसएल की टीम रात में भी मौके पर पहुंची थी, फोरेंसिक की टीम आज सुबह भी मौके पर आएगी और अभी तक जो कुछ हुआ है बीती रात उसी का पूरा लेखा जोखा लेंगे अपने सहयोगी सुशील पांडे से। सुशील जी देखिए रोमाना जी, सीधे तौर पर जिस तरह से स्पॉट पर तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं, डबल लेयर के बैरिकेड्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं और सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइम स्पॉट था उसको सफ़ेद चादरों में ढक दिया गया है ताकि दिल्ली पुलिस की जो टीम है, सेंट्रल एजेंसियों की जो टीम है जो जांच कर रही है उसमें किसी भी तरीके का कोई व्यवधान ना हो। जिस तरह से कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि किसी भी तरीके से जाँच में कोई चूक नहीं की जाएगी, इसीलिए तमाम एजेंसियाँ जो हैं वो अलर्ट पर हैं। रात में करीब 1:30 बजे तक यहाँ पर जो फॉरेंसिक की टीम थी वो मौजूद थी और सुबह फिर लगभग 6:30 और 7 बजे के आसपास फॉरेंसिक टीम, एनएसजी की टीमें जो है वो पहुंचेंगी। स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो लगातार दिल्ली समेत कई इलाकों में छापेमारी कर रही हैं और कम से कम
300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि जो संदिग्ध I-20 कार दिखी है उसका रूट मैप क्या है। दिल्ली पुलिस फिलहाल रोमाना जी ये तैयारी कर रही है कि जो रूट जरा सा मैप आपको रोकूंगी, सुशील मैं आपको रोकूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए दिल्ली में ये जो कार में धमाका हुआ है I-20 कार थी और ये गाड़ी हरियाणा नंबर की एक गाड़ी थी और इस गाड़ी का मालिक कौन था, पहला खरीदार इस गाड़ी का, वो कल ही जानकारी मिल गई थी सामने। सलमान नाम का वो शख्स था जिसे कल ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उससे पूछताछ हुई थी तो पता चला था कि उसने गाड़ी बेच दी थी। उसने गाड़ी ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेची, जिसके बाद गाड़ी अंबाला में किसी को बेची गई और उसके बाद अब जो गाड़ी का मालिक है वो पुलवामा का रहने वाला तारिक बताया जा रहा है। इस बीच गाड़ी में बैठा हुआ वो संदिग्ध और उस संदिग्ध की सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ लाल किले की सड़क पर गेट नंबर 1 मेट्रो स्टेशन का जहां धमाका हुआ है, यहीं पार्किंग के अंदर ये गाड़ी 3:15 बजे से लेकर शाम करीब 6:30 बजे तक मौजूद थी। गाड़ी जब सीसीटीवी में कैद हुई है, तस्वीरें पार्किंग में एंटर कर रही है उस वक्त की भी, और I-20 गाड़ी जब शाम में 6:30 बजे के आसपास बाहर निकल रही है इस पार्किंग एरिया से, उस वक्त की भी सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं और उन्हीं सीसीटीवी तस्वीरों में संदिग्ध भी नजर आ रहा है। सिर्फ एक व्यक्ति उस वक्त नजर आ रहा है जो इस गाड़ी में बैठा हुआ है। ये बड़ी खबर है, इसी को लेकर ताजा अपडेट के लिए जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ सुशील लगातार बने हुए हैं। सुशील, वो संदिग्ध और संदिग्ध का चेहरा सामने आ रहा है सीसीटीवी के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए जो I-20 कार है उसमें संदिग्ध का जो चेहरा है वो सामने आ रहा है और इसी पूरे संदिग्ध की जांच फिलहाल स्पेशल सेल की टीमें कर रही हैं। जो फिलहाल FSL की टीमें हैं वो भी मौके पर हैं और फेस रिकॉग्नाइजेशन के द्वारा इस पूरे संदिग्ध की जांच की जा रही है कि ये आदमी जो I-20 कार है वो चला रहा है। आप तस्वीरों में भी देखिए रुमाना, फॉरेंसिक की जो टीम है वो अब यहाँ पहुँच गई है। वो फिलहाल उस पूरे स्पॉट को देख रही है जहाँ पर ये जो फिलहाल ब्लास्ट हुआ था और ब्लास्ट होने के बाद इस स्पॉट पर यहाँ तक भी जो गाड़ी के फरकच्चे हैं वो उड़कर आए थे। तो आप देखिए तस्वीरों में ये फॉरेंसिक की जो टीम है वो अब पहुंच गई है और पूरे इलाके में अब इस पूरी फॉरेंसिक की टीम जांच कर रही है कि क्या तमाम चीजें जो हैं वो तमाम चीजें निकल कर आ रही हैं, कहां पर ये जो फरकच्चे गाड़ियों के उड़े थे या जो लोग आसपास जा रहे थे उनके कुछ बॉडी पार्ट भी उड़ के यहाँ पर आए थे, उन तमाम चीजों की जांच की जा रही है। लेकिन सुबह से ही जो फॉरेंसिक की टीम है, तस्वीरों में ABP न्यूज आपको दिखा रहा है कि वो सुबह से ही एक्टिव हो गई है। देखिए किस तरह से जो फॉरेंसिक की टीम है वो पूरे इलाके में छानबीन करना शुरू कर चुकी है। रात भर ये फिलहाल जांच चली है और रात भर जांच चलने के बाद अब फॉरेंसिक की टीम फिलहाल मौके पे है और पूरे इलाके में, यानी कि जिस जगह जो क्राइम स्पॉट है उससे 20 से 30 मीटर आगे तक पूरी जांच की जाएगी रुमाना, और हर उस पहलू, हर उस सबूत को, हर उस संदिग्ध पर नजर रखा जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं, कहां तक क्या क्या बिखरी हुई हैं, क्या उसमें कोई पाउडर तो नहीं है, क्या कोई संदिग्ध तो नहीं है। तो इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है, जो सेंट्रल एजेंसी की फॉरेंसिक टीम है, दोनों ज्वाइंट ऑपरेशन में फिलहाल ये जांच कर रही हैं। निश्चित रूप से फिलहाल जो जांच का दायरा है रोमाना वो बढ़ा है। कई जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो इन्वॉल्व हैं, स्पेशल सेल इन्वॉल्व है, दिल्ली ATS की टीम, यूपी ATS की टीम, ये तमाम जो टीमें हैं वो एक साथ मिलकर जांच कर रही हैं कि आखिर ये जो गाड़ी में ब्लास्ट हुआ इसके पीछे कौन लोग शामिल थे और जो संदिग्ध अब गाड़ी चलाते हुए देखा जा रहा है सीसीटीवी में वो कौन है। और अब स्पेशल सेल की जो टीमें हैं वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं, उसका फेस रिकॉग्निशन भी कराया जा रहा है कि जो आदमी है उसके फेस को भी रिकॉग्नाइज कराया जाए कि जो गाड़ी चला रहा है संदिग्ध वो कौन है। क्योंकि जब वो दरियागंज और सुनहरी मस्जिद के आसपास पहुंचा है तो सीसीटीवी में उसकी जो फोटो है वो कैप्चर की गई है। तो उन तमाम पहलुओं पर फिलहाल रुमाना अभी जांच की जा रही है और ये माना जा रहा है कि जिस तरह स्पेशल सेल की टीमें, दिल्ली पुलिस की जो टीम जांच को लेकर आगे बढ़ रही है, जल्द इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा होने वाला है। जी बिल्कुल, देखिए 6:10 अभी समय हो रहा है और जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं रात भर यहाँ पर जांच का सिलसिला जारी रहा है। कल देर शाम तक यहाँ पर FSL की टीम मौजूद थी और आज एक बार फिर जैसे ही सुबह हुई है, हालांकि अभी सूरज नहीं निकला है, 6:10 का समय हो रहा है, एक बार फिर से FSL की टीम मौके पर पहुंच गई है। क्योंकि सुरक्षा कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये पता लगाना कि आखिरकार ये जो धमाका हुआ है वो हादसा या फिर साजिश। क्योंकि एक बार जब इसकी पुष्टि हो जाएगी उसी के बाद जांच को एक दिशा मिलेगी और
जांच बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएगी। हालांकि जिस तरीके से यह धमाका हुआ, जिस समय पर यह धमाका हुआ, जिन हालात में यह धमाका हुआ, उसको लेकर आशंका गहराई हुई है कि बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। और कल गृहमंत्री अमित शाह भी जब मीडिया के सामने आए तो उनकी तरफ से भी यह बात कही गई कि किसी भी एंगल को फिलहाल रूल आउट नहीं किया जा सकता। हर एंगल को लेकर, हर पहलू को लेकर बारीकी से, गहराई से जांच की जा रही है। और इसी के तहत एफएसएल की टीम जो एक बार फिर मौके पर पहुंच चुकी है। कैमरामैन अधिकारी से कहूंगी जरा करीब से दिखा दीजिए ये बैरिकेड, और बैरिकेड के पीछे वो सफेद रंग के पर्दे जिसके पीछे क्राइम सीन है। और वहीं पर ये आप एफएसएल की टीम के कर्मियों को आप देख रहे हैं जिन्होंने ये व्हाइट कलर के कोट्स पहने हुए हैं। और ये एफएसएल के कर्मी हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग हैं जो जांच कर रहे हैं धमाका किस तरीके का था। धमाके में किसी तरीके का कोई केमिकल तो इस्तेमाल नहीं किया गया, धमाके में किसी तरीके का कोई विस्फोटक तो इस्तेमाल नहीं किया गया। ये वो तमाम पहलू हैं जिसको लेकर जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बताने जा रही हूं। और इस वक्त बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली है धमाके से पहले करीब 3 घंटे तक यही i20 कार थी। और यहां लाल किले की पार्किंग में ये i20 कार करीब 3 घंटे तक खड़ी हुई थी, पार्क्ड थी ये i20 कार। इसके अंदर जाने का पार्किंग एरिया में, इसके बाहर निकलने का पार्किंग एरिया से समय भी दिल्ली पुलिस को पता चल गया है। 6:48 शाम में वो समय था जब ये i20 कार इस पार्किंग एरिया से बाहर निकली। और जो चश्मदीद यहां पर मौजूद थे, शाम 6:50 52 के आसपास जब गाड़ी में धमाका हुआ, उन्होंने ये जानकारी दी कि बेहद धीमी गति से, बहुत स्लो स्पीड में ये i20 कार मूव कर रही थी, चल रही थी, स्टैटिक नहीं थी, खड़ी हुई कार नहीं थी। पार्किंग में 3 घंटे तक खड़ी रही। 6:48 पर यहां पर पार्किंग से बाहर निकली और उसके बाद चलती गाड़ी में धमाका हुआ है। लेकिन गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी और इसी वजह से जब धमाका हुआ तो आसपास इस धमाके का असर बहुत ज्यादा महसूस किया गया। आसपास की कई गाड़ियां, 6 से 7 गाड़ियां बताया जा रहा है जो इस गाड़ी के धमाके की चपेट में आई। कई राहगीर, कई पैदल चलने वाले इस धमाके की चपेट में आए हैं। 20 के आसपास लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 9 हताहतों की संख्या अभी तक पहुंच चुकी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल है। हमारे सहयोगी शिवांग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और जरा शिवांग से ही जानते हैं। शिवांग, घायलों को लेकर अस्पताल की तरफ से क्या अपडेट दिया जा रहा है? शिवांग। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए अब तक 9 लोगों की यहाँ पर मौत हो चुकी है और 20 के आसपास लोगों के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो घायल हैं, जिसमें से 10 के आसपास गंभीर रूप से हैं घायल और उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिन्हें मामूली चोटें हैं। लेकिन देखिए इस वक्त यहाँ पर तकरीबन 6:13 हुआ है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि 7 बजे के आसपास जिन लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी, जिन्हें तो उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो पोस्टमार्टम से भी देखिए बेहद कहते बड़े खुलासे होंगे कि आखिर जो धमाका हुआ था उसका कारण क्या था और उसके अलावा जो बेसिकली बर्न मार्क्स हैं, क्या खाली बर्न मार्क्स ही हैं या उसके अलावा कुछ और चोटों के हैं निशान। तो देखिए बड़ी कार्रवाई यहाँ पर भी लगातार होने वाली है। 7 बजे के आसपास ऐसी जानकारी मिल रही है कि मृतकों का पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद वो जो लगातार दिल्ली पुलिस है, जो लगातार जांच कर रही है इस पूरे मामले की, उसके अलावा कई सारी सेंट्रल एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं, तो उनके हाथ भी एक बड़ा सबूत आ पाएगा कि आखिर क्या वो कारण था, किस कारण से यहाँ पर लाल किले के पास इतना बड़ा धमाका हुआ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवांग। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएंगी और पता चलेगा कि आखिरकार मृतकों की मौत की वजह क्या रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शवों में छर्रे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ टुकड़े जो शवों के अंदर, जिसको स्प्लिंटर्स कहते हैं, वो शरीर के अंदर हैं। इस तरीके की जानकारियां जब सामने आएंगी उसी के बाद ये रूल आउट हो पाएगा कि ये सिर्फ एक हादसा था या फिर ये किसी एक बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है। और फिर जलने की वजह जब सामने आएगी और उसमें भी कहीं किसी केमिकल का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, या सिर्फ और सिर्फ आग गैस सिलेंडर फटने की वजह से लगी और उसी में ये शव झुलसे हुए हैं, उससे काफी हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन मुझे बताइए, जो 9 लोगों की मौत हुई है उनमें से कितने लोगों की पहचान हो चुकी है? क्या सभी मृतकों की शिनाख्त हो पाई है? शिवांग माफ कीजिएगा। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जो अब तक अस्पताल प्रशासन से हम लोगों को यहाँ पर जानकारी मिली है कि अब तक जो यहाँ पर 9 मृतक हैं उनमें से अब तक 2 मृतकों की शिनाख्त हो गई है, पहचान हो गई है। उसके अलावा जो बेसिकली 6 मृतक हैं उनकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई और 1 मृतक के शरीर का सिर्फ एक छोटा सा ही हिस्सा मिला था। तो देखिए अभी भी लगातार DNA सैंपलिंग भी होनी है 7 बजे के बाद, जिससे
जो मृतकों के यहाँ पर एलएनजेपी के अंदर कई सारे ऐसे परिवार हैं जो अपने परिजनों को ढूंढने के लिए रात से ही लगातार एलएनजेपी आ रहे हैं। तो फिर ये जानकारी दी जा रही है कि 7 बजे के आसपास ये डीएनए सैंपलिंग भी होगी, वेरिफिकेशन भी होगा। उसके बाद जाकर जो एलएनजेपी प्रशासन है वो मृतकों की एक तरह से शिनाख्त कर पाएगा। तो अब तक जो जानकारी मिल रही है कि 9 में से मात्र 2 ही मृतकों की पहचान हो पाई है, शिनाख्त हो पाया है। बाकी की जो पूरी कार्रवाई है पहचान की वो 7 बजे के बाद होगी। एक और तस्वीर दिखाते हैं रोमाना जी आपको, कि आप ये देखिए कि किस तरह से जो एलएनजेपी अस्पताल है उसके बाहर भी भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और इसके भीतर गेट के ठीक पीछे सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की भी टुकड़ी तैनात है यहाँ पे। तो फिर जिस तरह से दिल्ली में कल इतना जानलेवा ब्लास्ट हुआ और अभी तक उसका कारण नहीं पता लग पाया है, लेकिन उसके बावजूद लगातार देखिए बेहद भीषण ये हादसा था, बेहद दर्दनाक ये हादसा था, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये हादसा था। ये सिर्फ और सिर्फ एक दुर्घटना, एक हादसा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश, ये बड़ा सवाल है जिसकी जवाब में जांच एजेंसियां जुटी हुई है। एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, दिल्ली लाल किले चलती गाड़ी में जो धमाका हुआ है इस मामले में केस दर्ज किया गया है यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत 2 धाराओं में, धारा 16, धारा 18 में केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा बीएनएस की भी कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है, लेकिन यूएपीए के तहत केस दर्ज जब किया गया है तो इसके मायने क्या हैं, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है, जरा नीरज से ही जानते हैं। नीरज, यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, क्या कहा जा सकता है कि तस्वीर साफ हो पा रही है कि आखिरकार ये धमाका सिर्फ एक हादसा या फिर बड़ी साजिश? नीरज। देखिए रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब यूएपीए में ये मामला दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि यूएपीए तभी लगता है जब एंटी टेररिज्म यानी कि टेररिज्म से जुड़े हुए केसेस होते हैं उनके लिए ही ये लगाया जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट भी लगाया गया है और साथ ही जो है बीएनएस, जिसको आईपीसी की धारा कहते हैं हम लोग, जो नई बीएनएस है भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत मामला दर्ज किया है। इसलिए लगभग साफ हो चुका है कि ये जो था ये आतंकी हमला था, इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। टेररिज्म के एंगल के चलते दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इसकी जांच कर रही है। हमने देखा था कि एनआईए और एनएसजी की टीम पहुंच चुकी थी, एनएसजी ने सैंपल ले चुकी है, इस जगह से ले चुकी है। जो कार थी जिसमें ब्लास्ट हुआ था वो, उसके साथ साथ जो आसपास के जो और गाड़ियों में जो धमाके के बाद आग लगी थी वहाँ से भी, स्पॉट से भी उन्होंने जो सैंपल ले लिए हैं। शुरुआत में ही देखिए एनएसजी के पास, क्योंकि उनकी जो बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड होती है वो खासतौर से इसीलिए स्पेशलाइज बनाई गई है ताकि वो पता लगा सके कि ये जो धमाका हुआ है ये किसी एक्सप्लोजिव की वजह से हुआ है, जैसे कि सीएनजी गाड़ी थी वो उसकी वजह से हुआ था। लेकिन क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, हमने देखा था कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई थी, उन्होंने वहां पर उनको आग बुझाने की कोशिश की होगी, तो सैंपल्स कभी कभी डिल्यूट हो जाते हैं। जो हमारी जानकारी एनएसजी के सूत्रों से हुई है, उनका कहना है कि बहुत जल्द ही इसके बारे में पूरा डिटेक्शन किया जाएगा और फॉरेंसिक की टीम भी पहुंच चुकी है। तो ये सब पता लगाएंगी कि वाकई में क्या इसमें एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हुआ था, कौन सा एक्सप्लोजिव हुआ था, क्या वाकई ये अमोनियम नाइट्रेट था जो हमने देखा फरीदाबाद में इतनी बड़ी खेप जो पकड़ी गई थी, जिसमें कश्मीर के जो एक डॉक्टर था उस मुजम्मिल उसका शामिल था। एक बार फिर से क्लियर करें, आपने जो बात शुरू में कही है, आप ये कह रहे हैं कि यूएपीए के तहत मामला दर्ज होने का मतलब साफ है, संकेत साफ है, संदेश साफ है कि अब ये जो जांच आगे बढ़ रही है ये आतंकवादी हमले के तौर पर ही इस केस को मानकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है, आप ये कह रहे हैं नीरज? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके मायने यही होते हैं, अगर यूएपीए अगर मामला दर्ज किया जाता है तो इसका सीधा मायने है कि इसमें टेरर एंगल यानी कि आतंकी साजिश की जो है वो जांच की जा रही है। और इसीलिए हमने देखा था कि स्पेशल सेल यहाँ पर पहुंची हुई थी, क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची हुई थी, एनआईए एनएसजी पहुंची हुई थी, क्योंकि सैंपल्स को शुरुआत में देखने के बाद आप नहीं पता लगा पाते हैं कि क्या वाकई में एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल कौन सा हुआ है, किस तरह का एक्सप्लोजिव, क्योंकि जैसे मैंने बताया फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई होगी, उसने आग बुझाने की कोशिश की हो गई, उसमें सैंपल्स जो है डिल्यूट हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है ये टेरर एंगल के जरिए जो है जांच की जा रही है। बिल्कुल नीरज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस मामले में जो गाड़ी थी वो गाड़ी सलमान नाम के शख्स ने सबसे पहले खरीदी थी।
I-20 कार जिसमें धमाका हुआ, वो गाड़ी 2014 में सलमान नाम के शख्स ने खरीदी थी, ये जानकारी सामने आ रही है। सलमान को जब कल दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया तो उसने बताया कि उसने गाड़ी किसी देवेंद्र नाम के शख्स को बेच दी थी। देवेंद्र से जानकारी ये मिली कि उसने अंबाला में किसी शख्स को ये गाड़ी बेच दी थी। तो एक तरीके से ये चेन इस गाड़ी की, जिस गाड़ी में कल धमाका हुआ है, वो भी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में जम्मू कश्मीर से अब दो नाम सामने आए हैं, एक तारिक का और दूसरा उमर मोहम्मद का। पुलिस की जांच में सामने आया कि कार तारिक नाम के शख्स को बेची गई थी। दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत ये केस दर्ज किया है और अब जम्मू कश्मीर में तारिक नाम का शख्स जिसे ये गाड़ी बेची गई, जो आखिरी आप कह सकते हैं ओनर, लास्ट इस गाड़ी का ओनर, आखिरी मालिक इस कड़ी में सामने आ रहा है, वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले तारिक का नाम सामने आ रहा है। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त मौजूद है। सुशील, कल शाम में ही सलमान का नाम सामने आ गया था क्योंकि वो गाड़ी जिसमें धमाका हुआ, उस गाड़ी की नंबर प्लेट और नंबर प्लेट के जरिए कल ही सलमान तक दिल्ली पुलिस पहुंच गई थी। पर सलमान ने बताया कि उसने गाड़ी ओखला के रहने वाले देवेंद्र को बेच दी। देवेंद्र से पता चला कि गाड़ी उसने अंबाला में किसी को बेच दी। और अब ये बड़ा खुलासा कि जो आखिरी मालिक इस गाड़ी का था, जिसके पास आखिरी बार ये गाड़ी बेची गई थी, वो जम्मू कश्मीर का रहने वाला तारिक है। सुशील, जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस के जो सूत्रों से जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के दो व्यक्तियों का नाम सामने आया है, तारिक और उमर। अभी तक जो जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक जो कार है वो उमर को बेची गई है, यानी कि इस पूरे मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस को स्पेशल सेल की जो टीम है, उन्होंने उनको सूचना दी है और सीधे जम्मू कश्मीर में भी तारिक और उमर नाम के शख्स को खोजने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर से इसका कनेक्शन जुड़ता हुआ फिलहाल पुलिस को भी मिलता नजर आ रहा है कि किस तरह से जो गाड़ियों के खरीदारों का चयन है, कि किस तरह से ये तमाम जो लोग हैं उन्होंने एक बड़ी प्लानिंग करते हुए उस गाड़ी को खरीदा, जिसको फिलहाल खरीदने वालों की एक लंबी चेन थी। लेकिन दिल्ली पुलिस की जो जांच टीम है वो लगातार हर उन शख्स तक पहुंची, चाहे वो सबसे पहले गाड़ी गुड़गांव के देवेंद्र से लेकर ओखला और उसके बाद लुधियाना तक पहुंचा हो, लेकिन अब तारिक और उमर का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है, उस पर अब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो जांच को लेकर आगे बढ़ रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस की जो एटीएस की टीम है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की पुलिस को इसका कम्युनिकेशन किया है और इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। तो ऐसे में अब जम्मू कश्मीर पुलिस तारिक और उमर नाम के शख्स की तलाश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को लेकर जो सुशील ये कुछ साफ हो पा रहा है क्या कि ये तारिक और उमर और जम्मू कश्मीर के ये जो दो नाम सामने आए हैं, जो आखिरी बार जिनको बताया जा रहा है कि ये गाड़ी बेची गई और जो फिलहाल इस गाड़ी के मालिक थे, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है, क्या ये जम्मू कश्मीर के पुलवामा के ही हैं? क्या इस पे कोई पुलवामा कनेक्शन भी सामने आ रहा है? सुशील जी देखिए, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में रुमाना जी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है कि जो और उमर हैं क्या वो पुलवामा कनेक्शन से जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है वो फरीदाबाद में कल जो एक्सप्लोसिव यानी कि अमोनियम नाइट्रेट रिकवर हुआ है, जो बरामद किया गया है, और गुजरात एटीएस ने जो कार्रवाई की है उस एंगल को भी खंगाल रही है कि क्या उससे भी तो कनेक्शन इनका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कार में धमाका हुआ और इतना तेज इसकी तीव्रता थी कि कम से कम काफी दूर तक इसकी आवाज सुनी गई। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एनएसजी और साथ ही साथ तमाम जो सेंट्रल एजेंसियां हैं वो इस पहलू पर जांच कर रही हैं कि क्या ये तमाम जो तार हैं वो आपस में जुड़े तो नहीं हैं। इन तमाम पहलू पर फिलहाल जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं आया है। जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है, उस जानकारी के मुताबिक तारिक और उमर दो शख्स का नाम लिया गया है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी जानकारी दी गई है और स्पेशल सेल लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के संपर्क में है कि जो तारिक और उमर हैं उनमें तारिक जो है उसने कार खरीदी थी, तो ये तारिक कौन है, इसके कनेक्शन किसके साथ थे, ये कैसे इसने गाड़ी खरीदी, क्या इसके पीछे लोग थे, इन तमाम पहलू पर फिलहाल अभी जांच की जा रही है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है रुमाना जी की बिल्कुल। देखिए, लेकिन शुरुआती तौर पर ये कहा जा सकता है कि दिल्ली का लाल किला और लाल किला का मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने बीती शाम जो I-20 कार में धमाका हुआ है, अब वो कड़ियां जुड़ती हुई और किसी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन जम्मू कश्मीर तक फिलहाल पहुंचा
पहुंचा है, भले ही इस संदर्भ में पहुंचा हो कि आखिरी बार ये कार जो है I-20 कार, जिसमें हुआ बड़ा धमाका, ऐसा धमाका जिसने दिल्ली को दहला कर रख दिया, ऐसा धमाका जिसकी गूंज न सिर्फ देश बल्कि आप जानते हैं लाल किला, जिसके बारे में पहले भी जिक्र कर रही थी कि हिंदुस्तान की पहचान है दुनिया भर में। इसी वजह से लाल किले के सामने जब धमाका होता है तो खबर और सुर्खियां दुनिया भर में बनती है। और ऐसे में अब इस I-20 कार का कनेक्शन जम्मू कश्मीर तक पहुंच गया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के ही उमर और तारिक, ये वो दो नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने आखिरी बार ये गाड़ी खरीदी थी। कौन है ये उमर, कौन है ये तारिक, कहां है ये उमर, कहां है ये तारिक? फिलहाल दिल्ली पुलिस की टीम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ संपर्क में है और उमर और तारिक की तलाश की जा रही है, उनसे पूछताछ की जाएगी। शुरुआती मालिक इस कार का सलमान था। सबसे पहले कल शाम ही दिल्ली पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया था और उससे पूछताछ के बाद ही ये कड़ियां लगातार जुड़ती गई हैं। इस बीच आपको सीधे शिवांग के पास लेकर चलेंगे और शिवांग, जैसा कि हमें बता रहे थे कि जो बॉडीज हैं उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही है। 9 लोगों की अभी तक मौत की पुष्टि हुई है, 10 के करीब लोग जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और ज्यादातर जो वहां पर घायल हैं, हालत गंभीर है, वो झुलसे हुए स्थिति में वहां पर पहुंचे हुए हैं। या फिर डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं, जब इलाज किया जा रहा है तो किसी तरीके के कुछ छर्रे वगैरह भी उनके शरीर में पाए गए क्या, जो निकाले गए इलाज के दौरान? इसको लेकर डॉक्टर्स की तरफ से क्या जानकारी साझा की गई है शिवांग? रोमाना जी, देखिए अभी तक छर्रों का या फिर स्प्रिंटर का कहीं पर भी कुछ भी जिक्र नहीं हुआ है। जो अब तक यहाँ पर कहते जानकारी मिल रही है हम लोग को, उसमें में यही बताया जा रहा है कि जो भी लोग घायल हैं उनके कहते शरीर के ऊपर बर्न मार्क्स हैं। तो यही अब तक देखिए जानकारी मिली है। लेकिन देखिए पोस्टमार्टम के बाद चीज़ें और ज़्यादा सामने आएंगी, क्योंकि देखिए जो लोग वहाँ पर ब्लास्ट के ठीक बगल में थे उनकी तो मौत हो चुकी है। तो वो जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं, छर्रों का या फिर स्प्रिंटर का, वो अगर ब्लास्ट अगर हुआ होगा तो फिर वो उन्हीं लोगों के कहते पोस्टमार्टम के अंदर सामने आएगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो बेसिकली घायल है, क्योंकि वो देखिए जो ब्लास्ट का पूरा असर था वो तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर तक गया था। तो ऐसे में देखिए जो लोग दूर थे वो गंभीर रूप से हुए हैं घायल। तो अब उन लोगों का लगातार इलाज चल रहा है और जो जानकारी सामने आ रही है वो उनके बर्न मार्क्स की ही जानकारी अब तक सामने आई है। किसी भी तरह के, ना ही छर्रों की और ना ही स्प्रिंटर की अब तक किसी भी तरह की चीज नहीं सामने आई। लेकिन जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे थे, नीरज जी ने भी अभी जिक्र करा था कि किस तरह से अमोनियम नाइट्रेट मिला था, तो ऐसे में देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही साफ हो पाएगा कि ये जो बर्न मार्क्स हैं ये कहीं किसी केमिकल के तो नहीं है या फिर क्या कारण था ब्लास्ट का। क्योंकि देखिए जो मतलब सीएनजी का या फिर एलपीजी का भी जो बेसिकली ब्लास्ट होता है वो भी काफी आक्रामक होता है और एक तरह से काफी एक्सप्लोसिव होता है। तो ऐसे में देखिए पोस्टमार्टम के बाद ही तकरीबन 8 सवा 8 के बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर जिन लोगों की मौत हुई है या फिर जो लोग घायल हैं उसके पीछे क्या कारण था, और अगर किसी भी प्रकार के केमिकल का अगर प्रयोग हुआ था तो वो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बिल्कुल अपने आप सामने आ जाएगा। फिर उसके बाद दिल्ली पुलिस उसी तरह से उसी हिसाब से कह रहे हैं। देखिए जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद तस्वीर काफी हद तक साफ होगी और साथ ही साथ यहाँ पर जो घटना स्थल है, जो मौका वारदात है, वहां पर भी जो लगातार फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है, उनकी भी जब रिपोर्ट सामने आएगी उससे भी तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये धमाका किस तरीके का था। लेकिन जो बात कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कही गई थी कि हर पहलू से जांच की जाएगी, किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं किया जा सकता है। फिलहाल इस मामले में यूएपीए के तहत 2 धाराओं में धारा 16, धारा 18 मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच आगे बढ़ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, यहां पर दिल्ली में कार धमाके से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन जो है, इस मेट्रो स्टेशन के आज 2 गेट फिलहाल बंद रखे जाएंगे। गेट नंबर 1 जहां पर कल धमाका हुआ था और साथ ही गेट नंबर 4, ये दोनों गेट फिलहाल बंद हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन के। और आज अगली सूचना तक फिलहाल ये जानकारी साझा की गई है कि ये दोनों गेट बंद रहेंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि यहां पर फिलहाल जांच चल रही है और गेट नंबर 1 यहां से महज चंद मीटर के फासले पर है और उसी गेट नंबर 1 के सामने ही वो धमाका हुआ है जिस धमाके से दिल्ली दहली है। और इतना ही नहीं, मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 को भी खासा नुकसान पहुंचा क्योंकि धमाके की तीव्रता ऐसी थी कि बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन की भी जो शीशे वहां पर लगे हुए थे वो भी चटक गए, वो भी टूटकर चूर-चूर होकर दूर दूर तक जाकर गिरे हुए हैं। और ऐसे में फिलहाल मेट्रो स्टेशन और 2 गेट मेट्रो स्टेशन के लाल किले वाले, गेट नंबर 1 और गेट नंबर 4 आज अगली सूचना तक फिलहाल बंद। सीधे आपको लेकर चलेंगे, नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, क्या अपडेट मिल रहा है?
बिल्कुल रोमाना, देखिए अब तो यूएपी में जब केस दर्ज हो गया है तो इसको मायने यही है कि आतंकी धाराओं में मामला दर्ज किया गया है कि जो यूएपीए की जो 16 और 18 धारा है वो इन्हीं टेररिस्ट एक्ट से ही जुड़ी हुई होती है और एक्सप्लोजिव एक्ट भी लगाया गया है। तो इसका मायने ये है कि कहीं ना कहीं शुरुआत में जो पुलिस है वो ये मानकर चल रही है कि ये आतंकी हमला हो सकता है। बिल्कुल, और साथ ही मेट्रो स्टेशन के 2 गेट यहां पर बंद रखे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया जा रहा है। नीरज, देखिए इस वक्त रोमाना मैं लाल किले के जिस तरफ आप खड़े हुए हैं, आप और सुशील, मैं उसके दूसरी तरफ लाल किले की दूसरी तरफ खड़ा हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग यहाँ पर इसीलिए की गई है ताकि क्राइम सीन को पूरी तरह से जो है सुरक्षित रखा जाए। जो कि कल हमने देखा था कि किस तरह से जो वहाँ स्थानीय लोग थे वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन अब इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये लाल किले का बैक साइड गेट है जो कि मोरी गेट यानी कि कश्मीरी गेट बस अड्डे की तरफ से आता है। इधर रिंग रोड, यमुना बाजार और दूसरी तरफ हम लोग चले जाएंगे तो ये चांदनी चौक की तरफ चला जाएगा, पुरानी दिल्ली की तरफ रास्ता ये चला जाता है। तो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं इसीलिए बंद किया गया है क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि इस क्राइम सीन को जहाँ पर क्योंकि सैंपल्स लिए गए हैं यहाँ से, तो चाहे वो FSL की टीम हो या NSG की टीम हो, दिल्ली पुलिस की अपनी खुद की टीम हो, वो जाँच करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए। और सुरक्षा के मद्देनजर भी, क्योंकि जहां पार्किंग से गाड़ी, जैसे हमने देखा कि पार्किंग से निकली थी गाड़ी जिसमें ब्लास्ट हुआ I-20, वो 3-4 घंटे तक वहां पर खड़ी रही थी और उसके बाद वहां पार्किंग में भी गाड़ियां रहती। तो इन सब की बहुत ज़रूरी है कि इन सब की गहन जांच की जाए, उसके बाद ही इस एरिया को खोला जाए। क्योंकि अगर वहां पर आतंकियों ने अगर इस गाड़ी में इस्तेमाल किया है, इसमें अगर एक्सप्लोजिव रखा है, तो वो भी अपने आप में एक जो है कि पार्किंग के अंदर कितनी देर तक उन्होंने अगर प्लांट किया हो या इसी गाड़ी का इस्तेमाल किया होगा, ये आतंकियों की गाड़ी थी, इन सब की वजह से ही इस पूरे इलाके में, और यहाँ गाड़ियाँ भी देख सकते हैं कि आप यहाँ गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं, इन सब गाड़ियों को सघन जांच की जाएगी, तभी इसके बाद इस एरिया को खोला जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। फिलहाल एक तरीके से कहा जा सकता है कि इस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बेहद भीड़भाड़ वाला इलाका है ये दिल्ली का, जहां आज दिल्ली पुलिस की तरफ से पहले ही बैरिकेड लगा दिए गए हैं। यहां इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, मेरे साथ मेरे कैमरामैन मनोज अधिकारी मौजूद हैं। मैं आपको एक बार फिर से इस लोकेशन के बारे में बता दूं, और इस वक्त एबीपी न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ सुशील पांडे यहीं एक और हिस्से में मौजूद हैं। हमारे साथ नीरज राजपूत इसी इलाके के एक और हिस्से से आपके साथ जुड़ रहे हैं। मेरे एक तरफ ये लाल किला है और फिलहाल दिन निकल रहा है। मनोज अधिकारी के कैमरे में अगर कुछ लाल किले की एक झलक दर्शक देख पाए, ये लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। लाल किला दुनिया में देश की पहचान, दिल्ली की शान। हर 15 अगस्त पे आप देखते हैं कैसे देश के प्रधानमंत्री इसी लाल किले से वो तिरंगा फहराते हैं और देश को आजादी की शुभकामनाएं देते हैं। उसी लाल किले के ठीक सामने ये लाल किला आप देख रहे हैं और इसकी सड़क के दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो वो बाजार वाला चांदनी चौक का इलाका है। और वो चांदनी चौक भीड़ भाड़ वाला बाजार वाला इलाका, कल जो धमाका हुआ है उसके बाद आज चांदनी चौक बाजार भी बंद रखा जाएगा, ये भी फैसला लिया गया है। वहीं यहां से महज चंद मीटर के फासले पर वो मेट्रो स्टेशन है, लाल किले वाला मेट्रो स्टेशन, जिसके 2 गेट, गेट नंबर 1, गेट नंबर 4 अगली सूचना तक फिलहाल बंद रहेंगे। और अब आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे क्योंकि दिन निकल आया है, रोशनी बढ़ गई है, वो देख रहे हैं आप सफेद रंग के जो पर्दे लगे हुए हैं, ढक दिया गया है क्राइम सीन को। उसी पर्दे जहां पर लगे हुए हैं उससे महज चंद मीटर के फासले पर ही वो स्पॉट है जहां पर धमाका हुआ। I-20 कार जिसमें जोरदार धमाका हुआ, चलती कार में ये धमाका हुआ। कार धमाके से पहले 3 घंटे तक यहीं पर पार्किंग एरिया में खड़ी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, उस गाड़ी में एक संदिग्ध बैठा हुआ नजर आ रहा था। और अब एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सीधे आपको LNJP अस्पताल लेकर चलेंगे इस बड़ी खबर के लिए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास जो I-20 गाड़ी में कल धमाका हुआ था, उसकी चपेट में आकर अब तक 9 लोगों की आप जानते हैं मौत हो चुकी है, कई अन्य घायल हैं। और जो मृतकों का पोस्टमार्टम का सिलसिला है वो सुबह 7 बजे शुरू होगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट बेहद महत्वपूर्ण इस पूरे मामले की जांच में इसलिए हो जाती है क्योंकि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी से पता चलेगा कि आखिरकार मरने की वजह क्या रही। उसी से पता चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ आग और गैस फटने की वजह से, सिलेंडर फटने की वजह से, गैस की वजह से ये आग का गोला बना, या फिर इसमें किसी तरीके का कोई केमिकल का भी इस्तेमाल किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी तरीके के विस्फोटक का इस्तेमाल इसमें किया गया और उसकी वजह से ये आग का गोला बन गई I-20 कार। और न सिर्फ ये I-20 कार बल्कि आगे पीछे करीब 6-7 अन्य गाड़ियां थी जो इसकी चपेट में आई और उनमें जो सवार थे
जो पैदल राहगीर उस वक्त मौजूद थे वो सब झुलस कर खाक हो गए। जो शव पहुंचे हैं वो क्षत विक्षत हालत में शव पहुंचे हैं। ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको नहीं दिखा सकते, इसीलिए एबीपी न्यूज लगातार कल ग्राउंड जीरो से, यहां स्पॉट से आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ धुंधली करके वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल 7 बजे का समय है जब पोस्टमार्टम शुरू होगा। 6:38 अभी समय हो रहा है। सीधे आपको शिवांग के पास लेकर चलेंगे और शिवांग से जानते हैं, शिवांग क्या जानकारी मिल रही है? क्या डॉक्टर्स की टीम का गठन किया गया है और क्या वीडियो रिकॉर्डिंग भी इन पोस्टमार्टम जब होगा तो उसकी की जाएगी शवों की? इसको लेकर क्या है पूरा अपडेट शिवांग? जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए एक पूरी डॉक्टरों की यहाँ पर टीम बनाई गई है जो पूरे पोस्टमार्टम को अंजाम देगी। और उसके अलावा देखिए क्योंकि बेहद ज़्यादा सेंसिटिव मामला है तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और हर तरह के, जिस तरह से अभी आपने भी जिक्र करा कि जी कि जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा था कि हर पहलुओं की लगातार जाँच होगी, तो पोस्टमार्टम में भी हर तरह के पहलुओं की लगातार जाँच की जाएगी। और जो डॉक्टरों की टीम है वो बारीकी से एक एक चीज़ देखेगी कि आखिर जिन लोगों की मौत हुई है उनकी मौत का क्या कारण रहा है। और उसके अलावा जिस तरह से क्षत विक्षत जो बेसिकली शव पहुंचे हैं उनकी भी शिनाख्त की जाएगी। और उसके अलावा देखिए एक और बड़ी चीज़ यहाँ पर लगातार सामने आ रही है कि जिस गार्ड में ब्लास्ट हुआ था i20 कार, उसमें भी जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसकी भी शिनाख्त करने की लगातार कोशिश की जा रही है कि आखिर ये कौन व्यक्ति है। अब तक जो जानकारी मिली है कि उसके परिवार का कोई भी सदस्य अब तक एलएनजेपी अस्पताल नहीं आया है। लेकिन लगातार देखिए जिस तरह से 6 बज के इस वक्त यहाँ पर 40 मिनट हो रहे हैं, तो लगातार चीज़ों को लेकर अगले 20-25 मिनट में चीज़ें साफ होना शुरू हो जाएंगी कि आखिर पोस्टमार्टम में क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। और उसके अलावा जो परिजन है, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिजन लापता हैं, तो वो भी लगातार एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रहे हैं परिजनों को अपने ढूंढने। तो ऐसे में मान के आप चलिए कि तकरीबन 8-9 बजे के आसपास चीज़ें सामने आने लगेंगी कि आखिर मौत की क्या वजहें हैं। और उसके अलावा जो मृतकों के नाम हैं वो भी सामने आने लगेंगे, क्योंकि देखिए पोस्टमार्टम के अलावा डीएनए एनालिसिस भी करना है, जिससे जो शव आए हैं, क्षत जितने भी शव आए, उनके परिजनों की पहचान होगी। तो फिर मान के हम लोग यही चल रहे हैं कि 9 बजे के आसपास तस्वीर थोड़ी सी और बेहतर तरीके से साफ होगी। और उसके अलावा जो मौत का कारण है वो भी सामने आ पाएगा, क्योंकि मौत के कारण पर ही सारी जो पूरी जांच है पुलिस की, एनआईए की, इंटेलिजेंस ब्यूरो की, वो सभी टिकी है कि आखिर मौत का क्या कारण था। क्या बस ये एक सामान्य सीएनजी ब्लास्ट था जिसकी चपेट में। मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूँ। अगली बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, दिल्ली धमाके को लेकर गृह मंत्रालय की पैनी नजर बनी हुई है। और जो जानकारी मिल रही है, गृह मंत्री अमित शाह आज एक हाई लेवल बैठक करने जा रहे हैं अधिकारियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह हाई लेवल बैठक करेंगे। आप जानते हैं दिल्ली में कल जब धमाका हुआ उसके बाद गृह मंत्री ने खुद मीडिया के सामने आकर देश को यह जानकारी दी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने हालात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी। वो खुद रात से ही ग्राउंड पर एक्टिव थे, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, वहां पर जाकर घायलों का हालचाल जाना। इसके अलावा यहां पर घटनास्थल पर भी गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे और जो धमाका जहां पर हुआ है उस जगह का जायजा लिया। किस तरीके का धमाका था, कितने हिस्से को नुकसान पहुंचा है, किस तरीके का नुकसान पहुंचा है, वो तमाम जानकारियां डिटेल में गृह मंत्री अमित शाह ने कल ही घटनास्थल पर पहुंचकर, मौका वारदात पर पहुंचकर अधिकारियों से ली थी। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि गृह मंत्री अमित शाह आज हाई लेवल बैठक करेंगे अधिकारियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह की हाई लेवल बैठक होगी। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद है। नीरज, बीती रात से आज सुबह तक जांच काफी हद तक आगे बढ़ी होगी, क्योंकि रात भर जांच का सिलसिला जारी रहा है। अधिकारियों की टीम यहां मौका वारदात पर पहुंचती रही है। सुबह सुबह भी जब हम लोग यहां पर पहुंचे, दिन नहीं निकला था, रात का ही अंधेरा था, तब भी एफएसएल कर्मियों को हम देख रहे थे। एफएसएल की टीम सबूत जुटाने में जुटी हुई थी। ऐसे में अब जानकारियां काफी हद तक इकट्ठा कर ली गई होगी और वही जानकारियां गृह मंत्री अमित शाह के साथ साझा की जाएंगी इस हाई लेवल मीटिंग में। नीरज,
देखिए रोमाना, जो दिल्ली पुलिस है, क्योंकि जो दिल्ली के पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी और लॉ एंड ऑर्डर की है, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके जो प्रमुख हैं वो गृह मंत्री अमित शाह ही, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है। इसलिए जो है हमने देखा कि गृह मंत्री खुद जो थे रात से ही, जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद से किस तरह से एक्टिव हुए। उन्होंने खुद LNJP में जब वो हॉस्पिटल में मिलने भी गए थे, डॉक्टर से मिलने के लिए गए थे और घायलों से मिलने के लिए गए थे, उस वक्त भी उन्होंने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो सतीश गोलचा है, साथ ही जो क्राइम ब्रांच के जो स्पेशल CP हैं और स्पेशल सेल जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है दिल्ली पुलिस की, उनके भी प्रमुखों के साथ उन्होंने मीटिंग वहीं हॉस्पिटल में ही की थी और उन्होंने पूरी जानकारी उन्होंने ली कि आखिरकार किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ था, कैसे ये इसको हम माना जाए कि क्या वाकई में आतंकी हमला है। और अब जब दिल्ली पुलिस ने ये केस रजिस्टर्ड कर लिया है UAPA में, तो ये बात साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इस पूरी घटना को जो वो आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। चाहे फिर वो FSL की जो रिपोर्ट आए, NSG की जो रिपोर्ट आएगी बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड की, वो आती रहे, लेकिन शुरुआत में इसको आतंकी हमला मान लिया गया है। एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ये पूरी तरह से कन्विंस ना हो जाए फॉरेंसिक टीम या NSG कि वाकई में यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया था, एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था। जो कि रोमाना आप देखिए, जो फरीदाबाद में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, अमोनियम नाइट्रेट ही इस तरह का एक्सप्लोजिव होता है। जब उसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लोजिव में या IED में उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो आग या इनफ्लेमेबल भी होता है, यानी कि उसमें आग लग जाती है। ये इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो क्या ये कड़ियां उनसे जुड़ रही हैं, फरीदाबाद वाली घटना से जुड़ रही हैं, जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया था, सीज किया गया था, क्योंकि वहां पर भी जो डॉक्टर पकड़ा गया है मुजम्मिल, वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास नीरज, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल जरा सा हमें शिवांग के पास दर्शकों को लेकर चलना होगा। LNJP अस्पताल से शिवांग लगातार बने हुए हैं और शिवांग के साथ इस वक्त एक ऐसा परिवार है जो अपनों की तलाश में भटक रहा है। शिवांग का रुख करते हैं और जरा जानते हैं शिवांग क्या कह रहा है ये परिवार। क्या इन्हें, जिसको ये ढूंढ रहे हैं अपने प्रियजन को, उससे मुलाकात हो गई है, उसके बारे में जानकारी मिल गई है या अभी भी तलाश जारी है? शिवांग, अब मैं शिवांग का रुख करने की कोशिश करूंगी, लेकिन देखिए दिक्कत यही है कि कल जो धमाका हुआ और धमाके की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है, वो धमाका इतना भीषण था कि जो लोग इसकी चपेट में आए और जिनकी जान गई, जिनकी संख्या अब 9 तक पहुंच गई है, जो शव हैं वो क्षत विक्षत हालत में है। पहली नजर में आप उन शव को देखकर नहीं पहचान पाएंगे कि आखिरकार ये मृतक कौन हो सकता है। अगर कोई अपना भी उस शव को देखेगा तो वो उसको नहीं पहचान पाएगा। इसीलिए माना जा रहा है कि DNA टेस्ट भी करवाए जाएंगे और उसके बाद ही शिनाख्त मृतकों की भी हो पाएगी। फिलहाल हमारे सहयोगी शिवांग जो LNJP अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर कुछ परिवार के लोग पहुंच रहे हैं अपनों की तलाश में। ऐसे ही कुछ लोगों से शिवांग ने बातचीत की है, दिखाते हैं आपको। रिक्शा चलाते हैं वहीं पे लाल किले के साइड, तो नहीं मिल रहा है। वहाँ तो उनका पूरा फोन ही नहीं इन्वॉल्व हो गया, बात नहीं हो पा रही है, बात हो नहीं पा रही है। बहन भी प्राइवेट बच्चे भी प्राइवेट सब हो रहा है। तो अंदर है, नाम आया लिस्ट में, नाम है, नाम है, अंदर जाने ही नहीं दे रहा है। तो वही होगा ना, जाहिर है उसके बाद से फोन नहीं लग रहा है इसका। ये बताइए, इनका नाम जुम्मनी है, कुछ और भी कहते हैं। अच्छा, नाम इसका शास्त्री पालक रहता है जमुना। आपने अस्पताल घायलों की लिस्ट में इनका नाम नहीं है। जाने कहाँ दे रहे हैं, कभी गाड़ी इधर भेज रहे, कभी उधर भेज रही है। यही कोई तरीका है? किसी की जान जा रही है, किसी का पता नहीं चल रहा है, तुम लोग ऐसी हरकतें करते रहते हो। ये बताओ, आईडी है ना, आया तो आप सबके सब आ गए तमाशा देखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। हटिए आप लोग, कम से कम हम ये तो देखें कि मेरा भाई कैसे है। बात हुई है उनसे क्या? मेरे भाई से नहीं बात हुई, मेरा सगा भाई है। मैंने 11:15 उसका फोन 8 बजे मैं मिला रहा था, नहीं मिल रहा था। 11:15 बजे उसका अंदर से किसी ने फोन उठाया, तो बात हुआ कि आप इमरजेंसी में जल्दी आ जाओ। मैं नागलोई था, नागलोई से अभी पहुंचा हूँ। अंदर नहीं जाने देते हैं ना, कंडीशन कुछ पता चल रहा है भाई का क्या है। मैंने खुद फोन किया था, भाई का फोन नहीं मिल रहा था। मेरे भाई का फोन 11:15 बजे किसी ने ऑन किया। बॉयफ्रेंड की बेटी, ठीक है, क्या उम्र है? 32 साल की। कहाँ रहते थे? श्रीनिवासपुरी में रहते 32 साल। वो चांदनी चौक में उनका काम है, शॉप है वहीं गौरीनाथ मंदिर के आसपास में। इन लोगों का नाम अगर आप लिस्ट में देखेंगे तो लिस्ट में नाम नहीं, लेकिन
देख रहे थे, ये अपनों की पीड़ा आप देख रहे थे, ये अपनों को खोने का दर्द है, ये अपनों से ना मिल पाने की तकलीफ है और ऐसे में अपनों की तलाश में पहुंच रहे हैं लोग, अस्पताल का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ जानकारी मिल नहीं पा रही है। और इसी में कुछ परिवार रोते बिलखते भी आपने देखा, कईयों की आंख में आंसू है और सिर्फ ये लबों पर दुआ है कि उनके अपने जहां पर भी हो वो सुरक्षित हो। फिलहाल जो मरने वालों का आंकड़ा 9 पर पहुंचा हुआ है, उनमें से सिर्फ 2 शवों की ही पहचान हो पाई है। इनमें से एक अमरोहा के रहने वाले डीटीसी के कंडक्टर अशोक कुमार गुर्जर बताए जा रहे हैं। अशोक कुमार गुर्जर से खास बातचीत अपने सहयोगी की दिखाते हैं आप। अभी सूचना मिली है, ऐसे ब्लास्ट हुआ है और बात ना हो पाए जो हमसे, मान लो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो क्या बताया जा रहा है, क्या जो लोगों ने फोन किया होगा या पुलिस आई थी, क्या बताया? तो यही बता रहे हैं वहाँ ब्लास्ट हुआ है ऐसे और लोग भी गाँव में तो न्यूज के माध्यम से ही जो है, जो गांव का ग्रुप है तो पता लगा। अच्छा जी, तो उसी के माध्यम से फिर सब परिवार वाले सब जागे जैसे सो रहे। तो एबीपी न्यूज पर ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, लाल किले के ठीक सामने, उसी सड़क पर जिसके एक तरफ लाल किला है और दूसरी तरफ चांदनी चौक वाला इलाका है। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं जहां पर वो सफेद से रंग के पर्दे लगे हुए हैं, उस इलाके को ढक दिया गया है। वहीं पर इस वक्त एफएसएल की टीम मौजूद है, जांच एजेंसियां मौजूद हैं और वहीं वो मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1 जहां कल 6:50 पर शाम के वक्त चलती I-20 कार में हुआ था जोरदार धमाका। इसकी चपेट में आकर 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 20 के करीब लोग घायल हैं, जिनमें से 10 की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल में सभी घायलों का इलाज चल रहा है। इस वक्त यही मौके से ही हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील पांडे भी मौजूद हैं। जरा सुशील से ही जानते हैं। सुशील, रात भर हमने देखा किस तरीके से जो जांच कर्मी है उनका यहाँ आने का सिलसिला जारी रहा। अभी सुबह भी एफएसएल की एक टीम यहाँ पर पहुंची थी, फिर से यहाँ पर जांच की गई है। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है? कुछ और एजेंसीज जो यहाँ पर पहुंचेंगी और जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। टीम फिल स्पॉट पर है, आप देखिए रुमाना ये देखिए एनएसजी की जो टीम है वो फिलहाल पार्किंग में पहुंची है, जहां पर 3 घंटे ये गाड़ियां, जो गाड़ी थी I-20 वो खड़ी रही। मैं आपको अगर पार्किंग दिखाऊं तो देखिए ये सुनहरी मस्जिद का पार्किंग है, जो लाल किले में पार्किंग में प्रवेश करने का ये रास्ता है और यही सुनहरी मस्जिद के पार्किंग में थी। अब एनएसजी की टीम फिलहाल यहां पर मौके पर पहुंच रही है जांच को लेकर, आप देखिए। और ये वही पार्किंग है जहां पर इस पूरे मामले में तमाम जो गाड़ी थी वो खड़ी है। इसी इलाके में फिलहाल जो पार्किंग, जो गाड़ी खड़ी की गई थी वो यहीं पर 3 घंटे तक खड़ी रही और यही वो पार्किंग है। देखिए यहाँ पर जब जो लाल किले में आता है वो इसी जगह पर अपनी गाड़ियों को खड़ी करता है। सबसे बड़ी बात है कि 3 घंटे तक गाड़ी यहाँ पर खड़ी रही और 3 घंटे के बाद गाड़ी यहाँ से फिर निकली है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो सीसीटीवी है उसी को फिलहाल स्पेशल सेल की जो टीम है उसने खंगाला है। आप देखिए एनएसजी की टीम अब पार्किंग में पहुँचना शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो गाड़ी खड़ी थी उसका जो क्लू मिला है वो फिलहाल जांच के दायरे में है। आप देखिए बम स्क्वाड भी यहाँ पर पहुंचा है। पार्किंग की फिलहाल अब जांच की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अगर लाल किले में जाना है तो इसी पार्किंग में फिलहाल होकर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी पड़ेगी। 3 घंटे तक इसी पार्किंग पर गाड़ी खड़ी रही और आप देखिए सुनहरी मस्जिद का ये बोर्ड लगा हुआ है और सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि ये लाल किले का प्रवेश। अगर लाल किले में आपको जाना है तो अपनी गाड़ी आपको यहीं पार्क करनी होगी और इसीलिए दिल्ली पुलिस की सुरक्षा फिलहाल यहाँ पर बढ़ा दी गई है। आपको तस्वीरों में दूसरी तरफ दिखाऊं तो देखिए सीसीटीवी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ये जो सीसीटीवी है इसके जो डिटेल्स हैं, इसकी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और उसके बाद ये पाया गया है कि गाड़ी यहाँ पर एंट्री की। 3 घंटे गाड़ी फिलहाल इसी पार्किंग में रही और उसके बाद फिर पार्किंग स्पेस से निकली है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पार्किंग देखिए कितनी गाड़ियां यहाँ पर फिलहाल पार्क होती हैं। जो लोग फिलहाल लाल किले में जाते हैं वो अपनी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी करते हैं और अब फिलहाल इस पार्किंग में भी जांच की जाएगी, क्योंकि एनएसजी की टीमें फिलहाल पहुँच गई हैं और अब एनएसजी की जो टीमें हैं वो जाँच करेंगी। और अब ये जिस तरह का I-20 जो कार थी वो यहाँ पर पार्क थी, तो वो कितनी देर तक पार्क थी उसकी जांच की गई है और इसीलिए सीसीटीवी जो फुटेज है उसको खंगाला गया है और इसी का रिकॉर्ड फिलहाल लिया गया है। तमाम जगहों पर फिलहाल स्पेशल सेल की छापेमारी
चल रही है। कई लोगों को फिलहाल हिरासत में लिया गया है जो संदिग्ध हैं और इसी पार्किंग से फिलहाल सुशील आप क्योंकि यहाँ पर पार्किंग एरिया में मौजूद हैं, है ना, और जो भी यहाँ पर लाल किला घूमने आता है या फिर चांदनी चौक आता है तो वहां पर जाहिर सी बात है वाहनों की एंट्री पर रोक होती है, तो ऐसे में गाड़ियां पहले ही पार्किंग एरिया में ही लगानी पड़ती हैं। यहाँ पार्किंग एरिया में किस तरीके के सुरक्षा के अमूमन इंतजाम रहते हैं, इसको लेकर क्या जानकारी? वो सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है, ये तो हमें पता चल गया, क्योंकि उसी पार्किंग एरिया के सीसीटीवी में गाड़ी का एंटर होने का करीब 3:15 बजे के आसपास की तस्वीर, गाड़ी के बाहर निकलने की करीब 6:40-48 के आसपास की तस्वीर वो तो सामने आ गई है, जिससे ये पता चल रहा है कि साहब 3 घंटे तक यही i20 कार जिस पे धमाका हुआ वो इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर खड़ी हुई थी। उसके बाद 6:48 पर जब गाड़ी बाहर निकलती है तो फिर 6:50-6:52 के आसपास उस पर धमाका हो जाता है। लेकिन सवाल ये कि यहाँ पर पार्किंग एरिया में अमूमन सुरक्षा के क्या इंतजाम रहते हैं? क्या यहाँ पर कोई रिकॉर्ड रखा जाता है? आने जाने वालों का कोई नाम, कुछ रजिस्टर मेंटेन किया गया है जिसमें उनका नाम दर्ज किया जाए? गाड़ियां जब पार्किंग के अंदर जाती हैं तो वहां पर किसी तरीके का कोई मेटल डिटेक्टर जिससे चेकिंग गाड़ियों की जाए, ऐसी कोई सुविधा है क्या यहाँ पर या नहीं? जी बिल्कुल रुमाना, देखिए सीधे तौर पर अगर बात करें तो यहाँ पर जब गाड़ी एंट्री करती है तो यहाँ पर पहले अमूमन एक बैरिकेड्स यहाँ पर लगा होता है, हालांकि इसी तरीके का बैरिकेड्स लगा होता है, और जब कोई गाड़ी एंट्री करती है तो सामने देखिए यहाँ पर उन गाड़ियों के रिकॉर्ड्स को रखा जाता है। यहाँ पर बाकायदा उन्हें पर्ची दी जाती है कि ये फिलहाल गाड़ी कितने बजे आई है, कितनी देर तक खड़ी रहेगी, बाकायदा उनकी एंट्री की जाती है, तभी गाड़ियों को एंट्री दी जाती है। तो बाकायदा चूंकि ये लाल किले का ऑफिशियल पार्किंग है, रेड फोर्ट पार्किंग है, तो निश्चित रूप से इसके डेटा को रखा जाता है और इसीलिए जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी होती हैं, लेकिन जो गाड़ियां पार्किंग में आती हैं उन गाड़ियों की चेकिंग नहीं की जाती है कि गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं है। केवल आती है और उसे पर्ची देने के बाद इसी तरीके की पार्किंग में रुमाना खड़ी कर दिया जाता है। कोई भी चेकिंग फिलहाल गाड़ियों में नहीं की जाती है। आप देखिए तस्वीरों में आपको, अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे कैमरामैन जितेंद्र आपको दिखाएंगे कि सामने पार्किंग का जो आप देखिए ऑफिस है, मेटल डिटेक्टर की जो आप बात कर रही थी, जब पर्ची दी जाती है तो वो जो डेस्क बोर्ड है वो उठ जाता है और उसके बाद गाड़ी अंदर चली जाती है। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा रुमाना ऑफिस बना हुआ है, ऑफिस से पर्ची लेकिन यहाँ पर किसी तरीके की कोई तलाशी गाड़ियों की नहीं ली जाती है। ये अपने आप में क्या सुरक्षा में एक बड़ी चूक माना जाए, वो भी तब जब इस तरीके के खतरा कहीं ना कहीं मंडरा रहा था। एक के बाद एक विस्फोटक दिल्ली के आसपास बरामद हो रहे थे, उसी को लेकर यहाँ पर क्या ये सुरक्षा में एक चूक मानी जाएगी, इस पर सवाल बड़ा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।